नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैवाहिक सुख किस प्रकार से कुंडली से देखा जाता है। और जब कभी भी हम पार्टनर की बात करते हैं तो हम किस अतिरिक्त डिविजनल चार्ट की मदद ले सकते हैं, या हम सिर्फ लग्न चार्ट के जरिए ही कैसे ये जान सकते हैं कि हमारा जीवन जो पार्टनर के साथ रहेगा, असल में ये जीवन का सबसे बड़ा सुख माना जा सकता है। अगर किसी के जीवन में, अगर हम एक तरफ ब्रह्मचर्य को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, क्योंकि कुछ चार्ट ऐसे भी हैं जो बिना विवाह के ही अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के साथ रहते हैं, वो एक अलग विषय। नहीं तो अगर एक सामान्य दृष्टि रखते हैं, करीब करीब 95% से ज्यादा लोग कहीं ना कहीं या तो वो लिविंग रिलेशनशिप में हैं या वो पार्टनर के साथ रह रहे हैं, यानी वो ब्रह्मचर्य के साथ पूरे जीवन रह पाना बड़ा कठिन जान पड़ता है। तो फिर हमें सातवें भाव की इंपॉर्टेंस को हमें इवेलुएट करना चाहिए, किस प्रकार से इसका दम क्या कहता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से चार्ट की मदद से हम अपने वैवाहिक सुख के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहले सदैव बात करेंगे लग्न या D1 चार्ट की। जो भी आपका लग्न चार्ट है उसका सप्तम भाव हमें देखना है। आप जानना चाहते हैं कि भाई किसी जातक का वैवाहिक सुख रहेगा नहीं रहेगा, पार्टनर कैसा होगा। तो हमने एग्जाम्पल चार्ट लिया है, यहां पर सातवें भाव पर हमने नजर डाली। ये किसका भाव है? ये शुक्र का भाव है। क्लियर हो गया? तुला राशि। और इस भाव में बैठे कौन है? यहां शनि बैठे हुए हैं। और सामान्यतः हम कोई भी व्यक्ति, कोई एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस में, तो ये कह सकता है या समझ सकता है कि भाई शनि है सातवें भाव में, वो तो डिले कराएगा विवाह में। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। कारण शनि जब कभी भी उच्च का होकर बैठा हो और जिस भाव में बैठा है उस भाव का स्वामी बली हो, तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आपका विवाह लेट होगा। ध्यान से समझना इस बात को। जब शनि कहीं यहां पर मित्र की राशि में ना बैठा हो, या कह सकते हैं अनफेवरेबल मूड में हो, तब हम कह सकते हैं वो डिले की बात कर रहा है। और फिर हम पुरुष, अगर ये किसी पुरुष की कुंडली है तो फिर हम विचार करेंगे शुक्र ग्रह पर, और किसी महिला जातक की कुंडली है तो हम सबसे पहले विचार करेंगे बृहस्पति के ऊपर। फिर से समझिए, अगर कोई पुरुष है, आप उसके जीवन में वैवाहिक सुख को टटोल रहे हैं, तो पुरुष जातक के लिए आप पहले शुक्र की स्थिति को देखिए। अब इसमें मेष लग्न के लिए या कई लग्नों के लिए सप्तमेश शुक्र ही हो जाता है। उस कंडीशन में तो बिल्कुल शुक्र का बली होना जरूरी है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि सातवें भाव का स्वामी शुक्र ही है। और किसी भी पुरुष जातक के लिए शुक्र को कोई मैलेफिक अगर उसको प्रभाव नहीं कर रहा है, प्रभावित नहीं कर रहा है, तो उसके जीवन में जो पार्टनर से सुख मिलेगा वो शुद्ध होगा, शुचिता रखने वाला होगा। शुक्र का मतलब है कि भाई हमारे लैंगिक संबंध। और अगर शुक्र पर झूठ बोलने वाले ग्रह बैठे हैं, साथ में प्रभावित कर रहे हैं, और बृहस्पति की भी स्थिति जो हमारे मोरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है उसकी भी स्थिति डावाडोल है, तो जो पार्टनर होता है वो प्रॉमिसिंग नहीं होता है। ध्यान से समझिए कि भाई एक तो होता है सातवें भाव की स्थिति, कहता है जी सातवां भाव बहुत बली आ रहा है, शुक्र कहीं पीड़ित जान पड़ता है, तो ठीक है हमारे संबंध अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा जो पार्टनर है वो प्रॉमिसिंग नहीं है। क्लियर हो गया भाई? इसका ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप का विवाह 15 साल या 20 साल से है तो आपका पार्टनर जो है वो प्रॉमिसिंग भी है। ये दो अलग अलग विषय हैं। वो तो उसका अपना कर्म फल है, उसका प्रारब्ध है। भाई मैंने अगर कहीं कुछ गलती मुझसे कुछ हुई है, उसी प्रकार का मुझे पार्टनर का सुख भी मिला है, तो ये तो बात स्वीकार करनी आनी चाहिए कि भाई अगर मुझे किसी पार्ट में कमी है तो मेरा प्रारब्ध है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। धरती में आने का अर्थ ही होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने में यही काम सबसे ज्यादा कठिन लगता है कि सर हम सिर्फ अपने मन मुताबिक वाक्य सुनना चाहते हैं, कुछ भी गलत हमारे जीवन में है वो हम नहीं सुनना चाहते हैं। यही गलत हो जाता है। देखिए, जो सही है उसको सही कहा जाएगा,
जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा, लेकिन इसको एक्सेप्ट करने का कि ये गलत में भी मेरा कहीं ना कहीं हित ही छुपा है, हो सकता है मुझसे कुछ कमी रही हो, तो ये दृष्टि आनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जब तक उसके मन मुताबिक, जातक के मन मुताबिक फल आता रहेगा, तो फिर वो ज्योतिषी को या एस्ट्रोलॉजी को मानता रहेगा। अब उसके मन मुताबिक चाहे उसकी गलती है, तभी भी अगर ज्योतिषी फैक्ट पर बात करने लग जाता है, उसको लगता है अरे ये तो गलत हो रहा है, तो फिर वो पल्ला झाड़ लेता है कि नहीं नहीं सर, यहां तो मुझे कुछ कमी जान पड़ती है। तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो चार्ट में किसी भी उपचार के होने वाले फल को डिनाई कर देता है। आपने अगर किसी चार्ट के लिए उपचार भी किया है, तभी भी उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं गलती करने के बाद भी। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि सातवें भाव की स्थिति ये एक अलग विषय है। ठीक है, आपका पार्टनर आपके साथ रहता है। शुक्र की स्थिति पुरुष जातक की कुंडली में ये एक अलग चीज है कि वो ट्रस्ट, विश्वास, पात्रता, वो हम शुक्र से यहां देख रहे हैं। फिर हम अगर महिला जातक की बात करते हैं, तो महिला जातक के लिए सातवें भाव की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति आप देखिए। कहता जी बृहस्पति स्वग्रही है, बृहस्पति उच्च का है, बृहस्पति मित्र भाव में है, बहुत बढ़िया हो गया। इसमें एक बात और याद रखनी है, बृहस्पति अगर राहु के साथ आता है अपने ही घर में, या शुक्र अगर राहु के साथ आता है अपने ही घर में, तो यह तो मानना पड़ेगा कि शुक्र भी बली है लेकिन राहु से पीड़ित है। तब आपको उसके विश्वास पर कोई इस प्रकार का लांछन या आरोप नहीं लगाना है। ये एक छोटी बात है, छोटा डिफरेंस है। कहीं शुक्र ऐसे, क्योंकि राहु क्या है, मानसिक दूषित कर देता है शुक्र को, तो हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार की चीजों में अगर शुक्र और राहु का मिलन हो रहा है शुक्र के घर में, तो एक यह विचार जरूर बन सकता है कि भाई पार्टनर के मन में कभी इस प्रकार का व्यभिचार आया लेकिन बच गया। कारण क्योंकि वो जो प्लैनेट है वो अपने घर में मजबूत स्थिति में बैठा है। तो किसी भी चार्ट में आप देखें, पुरुष जातक के लिए शुक्र की शक्ति को टटोलें, महिला जातक के लिए गुरु की स्थिति को टटोलें, और गुरु के साथ अगर स्वग्रही, गुरु अगर स्वग्रही होकर गुरु चंडाल योग में भी आता है, तभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में विजयी हो ही जाएगा। क्लियर? तो ये एक्सेप्शनल केस है, माने गुरु चंडाल योग का उसको बुरा फल नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ये एक मामले में अच्छा भी होता है, क्योंकि गुरु क्या है, हमारा एथिक्स, मोराल, हमारे जो पुराने रीति रिवाज, हमारा धर्म का ज्ञान, और राहु क्या है कि भाई आधुनिकता की बात करने वाला, नियम को एज इट इज ना मानने वाला, नियमों में आधुनिक नए नए बदलाव करने वाला। तो हम कह सकते हैं इस योग के कारण एक विचारों में खुलापन भी आ जाता है। तो हमने ये लाइनअप किया हुआ है, आप ये लाइन देख सकते हैं सीधा सीधा कि भाई D1 चार्ट का, जब कभी भी हम D1 चार्ट की बात करेंगे तो D1 चार्ट में आपको किस पर विचार करना है, D1 चार्ट का सप्तम भाव, क्लियर, और द्वितीय भाव आपको देखना है। यानी हमारा जो मुख्य चार्ट है इसका सातवां भाव देखें और दूसरा भाव देखें। याद रखिएगा दूसरा भाव क्यों, क्योंकि दूसरा भाव, अब कई लोग सोच रहे होंगे सर यहां तो बैंक बैलेंस की कुछ बात बताएंगे, बैंक बैलेंस का नहीं, दूसरा भाव हमारे कुटुंब की बात करता है। और कुटुंब में सबसे पहले हम, यानी पति पत्नी, बच्चे, उसका परिवार, रिश्तेदार, फैमिली गैदरिंग, वो देखा जाता है। पता लगा दूसरा भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है, दूषित है, तो फिर उसको पारिवारिक सुख नहीं मिलेगा, कुटुंबिक सुख नहीं मिलेगा। जहां तक बात चतुर्थ भाव की है, चतुर्थ भाव में हम अपने मुख्य रूप से रियल एस्टेट, भवन की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, क्लियर। लेकिन जहां कुटुंब की बात आएगी वहां हम दूसरे भाव को देखेंगे। हालांकि हर प्रकार के सुख के लिए चतुर्थ भाव, लेकिन टू बी वेरी सेलेक्टिव। अगर हम पति पत्नी, बच्चों के, कुटुंब के गैदरिंग, उसके सुख की बात करते हैं, तो फिर हम दूसरे भाव पर विचार करेंगे, क्लियर। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। और यह भी देखा भी गया कि जब कभी भी दूसरे भाव की अंतर्दशा चल रही है या सप्तमेश की अंतर्दशा चल रही है तो जातक का विवाह हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देना, दूसरे भाव की भी शक्ति को जरूर टटोलना है, जरूर देखना है कि दूसरे भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। लेकिन वो एक के बाद एक, सबसे पहले क्या देखना है, सातवां भाव। उसके बाद पुरुष जातक है तो शुक्र की स्थिति,
महिला जातक है तो पहले सप्तम भाव देखा, फिर हमने बृहस्पति की स्थिति देखी, कहता जी मजबूत स्थिति है। ये काफी हद तक आपको पासिंग मार्क्स से ज्यादा दिलवा देता है, कहता जी बहुत बढ़िया, अब ये बच गए। बाकी ये जो भी डिविजनल चार्ट्स है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजों को और ज्यादा पुष्ट करते जाएंगे, लेकिन ये बात हमें मिल गई, यहां से आनंद आ गया। क्लियर? सातवें भाव पे दृष्टि का भी अहम रोल होता है, लेकिन दृष्टि सेपरेशन नहीं करवा सकता। आपको ये ध्यान देना, अगर इस भाव का स्वामी और इस भाव में बैठे वाले ग्रह बली अवस्था में है तो दृष्टि कोई सेपरेशन कराने की ताकत नहीं रखता है। ठीक है, वो आपको कभी कभार मिठास को थोड़ा खटास में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो सेपरेशन की बात नहीं कर सकता। तो आपको ये बात याद रखना। जैसे मैंने कई दफा ये कहते सुना है, भैया पाप कर्तरी योग है मेरी कुंडली में और बहुत खराब हो गया। अगर आप इस प्रकार से आपकी दृष्टि है तो फिर ज्योतिष का आकलन कभी नहीं हो पाएगा। आप उदाहरण के रूप में कोई भी चार्ट उठाकर देख लें, मतलब मैं ये स्पेशली बताना चाह रहा था क्योंकि कई बार बार ये चीज आती है कि जी मेरा तो पाप कर्तरी में पड़ा है, पाप कर्तरी में पड़ा है। पता नहीं इसको किस प्रकार से किसने कैसे बताया मुझे पता नहीं, लेकिन ये एकदम गलत तरीका है। अगर हम यहां बात करते हैं, मान लीजिए ये 2 नंबर है, ठीक है, और अगर हम 2 नंबर हम ये बोल रहे हैं कि भाई पाप कर्तरी में यहां राहु बैठा हुआ है, 3 में यहां पर बैठा है जी कोई शनि बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? चंद्रमा को हमने यहां बिठा दिया, दोनों तरफ पाप ग्रह। हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आप समझिए कि लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, दोनों तरफ पाप ग्रह बैठे हुए हैं। पाप कर्तरी सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में बताने के लिए कि भाई वो अच्छी चीज, ज्यादा अच्छी चीज नहीं होती है, लेकिन कई व्यक्तियों ने तो पाप कर्तरी को पाप ग्रह के साथ बैठने से भी ज्यादा बुरा मान लिया। अब उनको कौन समझाए? याद रखिएगा, पाप कर्तरी सेपरेशन या उस बॉडी के पार्ट को कोई इफेक्ट नहीं करवा सकता है। प्रॉब्लम जरूर दे रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, लेकिन आपने तो उसको पाप ग्रह से ज्यादा बुरा मान लिया। यहां पर चंद्रमा उच्च का होकर बैठा हुआ है और बोल रहे हैं कि जी पाप कर्तरी में हमारा क्या होने वाला है कुछ। ये गलत तरीका है। अगर आप इसमें इसी चार्ट को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दें कि भाई वृषभ लग्न का चार्ट है, यानी 2 नंबर चंद्रमा और चंद्रमा के साथ ही राहु बैठ जाए, ये बुरी स्थिति बन गई। अब मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि ये यहां पाप कर्तरी नहीं है। देखिए यहां पर 3 नंबर, यहां 4 नंबर, यहां शनि बैठा हुआ है। अब ये खाली हो गया, यहां पर कोई पाप ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही है। और अब समझ रहे हैं पाप कर्तरी यानी जो हमारा प्लैनेट है उससे 2 नंबर भी और उससे 12 नंबर भी पाप ग्रह है, ये पाप कर्तरी है। लेकिन क्या ये हमारे जीवन को खत्म कर देता है? या सबसे खराब स्थिति यही है? ये एकदम गलत तरीका है। किसी भी मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी 2 या 3 दिन पहले एक चार्ट आया जहां पर 7वें भाव में कोई दोष नहीं है, यहां पर एक बुरा प्लैनेट बैठा हुआ है, यहां पर बुरा माने मेलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, यहां पर बैठा हुआ है। मैंने कहा आपका चरण वंदना करने का मन करता है। आपको यह बात किसने बता दी कि यहां तो उल्टा मेलेफिक प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं? अगर इस प्रकार देखे उसकी कुंडली में परिवर्तन माने विपरीत राजयोग बन रहा था, विपरीत राजयोग, आप समझिए, और वो डरा पड़ा है, कहता जी मैं विवाह करूं कि ना करूं। तो पाप कर्तरी को सबसे ज्यादा डिफेम मिला है, पता नहीं क्यों, किस प्रकार से लोगों ने समझा है, लेकिन स्पेशली इन हाउसेस के लिए जब कभी, क्योंकि हम अभी मैरिज की बात कर रहे हैं, सप्तम भाव की बात कर रहे हैं, पाप कर्तरी इस पार्ट के लिए बहुत ज्यादा समझदार से देखना है। और पाप कर्तरी पाप ग्रह से ज्यादा बुरा नहीं है। क्लियर हो गया? इसको एकदम ठीक कर लीजिए। चंद्रमा के साथ राहु बैठा हुआ है, शनि है, यहां कोई पाप ग्रह नहीं है, ना कोई दृष्टि है, पाप कर्तरी नहीं है, लेकिन यह स्थिति इससे ज्यादा वर्स्ट है, खराब स्थिति है। तो पाप कर्तरी के भय को मन से निकाल दीजिए। आदर्श की कल्पना करना भी बहुत बड़ा झूठ है कि भाई मैं तो 100% सही योगों को मानता हूं। अगर आपकी कुंडली में सारे ग्रह उच्च के आ गए ना, आप सिर्फ वन में वास करेंगे, आप जंगल में रहेंगे, आप जिस आधुनिक समाज की कल्पना कर रहे हैं आज के संसार में, इस कलिकाल में, कि भाई मेरे को किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, वो नहीं होगा।
तो आप समझ लीजिएगा, अगर फर्स्ट क्लास की कोई ऐसी कामना कर रहा है कि सारे ग्रह मेरे उच्च के पड़े हैं, वो सिर्फ मोक्षा चार्ट के लिए ठीक है, वो परलौकिक बात के लिए, वो हमारे कि मैं तो अपने आप को सेकंड क्लास थर्ड क्लास जीव मानता हूं, मैं फर्स्ट क्लास के लिए नहीं मानता हूं। इसीलिए दोष भी चार्ट में होना चाहिए। मैं इतना आपको समझा रहा हूं, पाप कर्तरी एक तुलनात्मक दृष्टि से बुरा माना गया है, किसी परिप्रेक्ष्य में वो आपको बात बोला है, लेकिन आप तो उसको पाप ग्रह से भी ज्यादा बुरा मान रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तो यहां पर स्पेशली पाप कर्तरी का विचार करना है, क्योंकि 6 और 8 में पाप ग्रह बुरे नहीं होते हैं, और 7वें भाव अगर अफेक्टेड नहीं है पाप ग्रह से, हालांकि यहां पर देखते हैं, अगर हम यहां केतु बैठा है साथ में, शनि हालांकि उच्च का है, लेकिन केतु को हेडलेस माना जाता है। जब शनि के साथ बैठता है तो पूरी ताकत से शनि को बलि कर देता है, यानी एक दो नहीं कई गुना ज्यादा बलि कर देता है। वो डार्क साइड का राजा है शनि, तो उसके साथ उसी प्रकार से वो पूरी शिद्दत से उसके कार्य में जुट जाता है कि सर आपके कार्य में हम पूरे तरह से लग जाएंगे, लगन के साथ लग जाएंगे। अब इसमें क्या एक संभावना बनती है, शनि उच्च का बैठा हुआ है, शुक्र यहां पर स्वग्रही है, केतु क्या लाता है, डिटैचमेंट, हालांकि अभी वो उसका सेकेंडरी एजेंडा हो गया। बहिर्मुखी ज्यादा बोलने वाला प्लैनेट राहु है, कम रहने वाला। तो यह संभावना है कि यह व्यक्ति अच्छा पार्टनर होने के बाद भी जल्दी वानप्रस्थ ले सकता है। वानप्रस्थ यानी खुद की इच्छा से, भाई मैं अपना जीवन जो है एक तपस्या की दृष्टि से बिताऊंगा। क्लियर, शुक्र स्वग्रही है, उसमें कोई दोष नहीं है। इसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि भाई इस घर का मालिक सप्तमेश अपने से 8 होकर बैठा हुआ है। क्लियर हो गया, लेकिन स्वग्रही है, तो उसको कैसे जाने आप, भाई अपने से 8 बैठा है वो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन स्वग्रही बैठा है मतलब क्या है, अपने से 8 बैठा है यानी पत्नी जो है, इस जातक की पत्नी बीमार रह सकती है, पत्नी से कष्ट रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि प्लैनेट स्वग्रही है, इसके मन में कोई ऐसा नहीं जाएगा कि भाई हमें इसको त्याग देना चाहिए, इससे अलग हो जाना चाहिए। प्रेम बराबर रहेगा, प्रेम में कोई कमी नहीं है। बहुत टफेस्ट पार्ट होता है कभी भी ये इस प्रकार के कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ते हैं, तो एक पॉजिटिव चीज और एक नेगेटिव, लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या है कि वो हमारा है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब कोई प्लैनेट अपने से 8 होकर बैठा है, हमारा है वो, ठीक है उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन उसने कभी मन से हमारा परित्याग नहीं किया है। क्लियर हो गया, तो आपको ये बात याद रखनी है। हो सकता है कुछ उसके पार्टनर को हेल्थ इश्यू रह सकते हैं, लेकिन जातक कभी अपने पार्टनर को अपने जीवन से अलग नहीं करेगा। क्लियर, तो हमें क्या क्या देखना है, D1 का सप्तम और द्वितीय भाव देखना है, फिर आगे सप्तम अष्टम द्वितीय भाव सर्वष्टक वर्ग अंक, ऐसे भी हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं सर्वष्टक वर्ग। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हम सर्वष्टक वर्ग चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो सर्वष्टक वर्ग बनाकर आपको 7वें भाव के सर्वष्टक वर्ग अंक टोटल कितने मिल रहे हैं, 8वां भाव इसलिए क्योंकि स्पेशली ये महिला जातक के लिए उसका ससुराल होता है। भाई ठीक है, पुरुष जातक के लिए भी ससुराल जरूरी है, लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि पुरुष जातक महिला जातक के घर में जाकर वास नहीं करेगा। मतलब सामान्यतः विवाह की अगर हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से बात करते हैं, तो भारत में तो यही है भी विवाह होने के बाद जो पत्नी है यानी महिला अपने घर को छोड़कर, मायका छोड़कर ससुराल में चली जाती है। तो हमें ज्यादा विचार करना है कि उसका ससुराल वाला सर्वष्टक वर्ग पार्ट बली हो। क्लियर, स्पेशली महिला जातक के लिए। तो हमने 7वें भाव, 8वें भाव और दूसरे भाव को इंपॉर्टेंस हमेशा ज्यादा देनी है एज कंपेयर टू अष्टम भाव। अष्टम भाव ठीक है, वो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन भी है, अष्टम भाव हमारा ससुराल भी है, लेकिन हमें यह बात याद रखनी है, अगर कुटुंब हमारा बहुत बली है, भाई हमारी फैमिली गैदरिंग बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे से हम सबका सम्मान करें, जब फैमिली गैदरिंग की बात आएगी तो उसमें सबसे पहले पति पत्नी बच्चे शामिल होंगे। इसका अर्थ यह हो जाता है कि फिर वो बेशक से ससुराल पक्ष के लोगों के साथ ना बन रही हो, लेकिन उसके अपने परिवार में, माने लड़का हो सकता है किसी कारण से लड़के की मां के साथ वो लड़के की जो पत्नी भार्य है उसकी ना बन रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि दूसरा भाव बहुत बली है, दूसरा भाव उसका खुद के कुटुंब की बात करता है,
तो मैरिज बची रहेगी, मैरिज सुखद रहेगी। क्लियर? तो आपको सर्वष्टक वर्ग अंक 7वें भाव, 8वें भाव और दूसरे भाव के बल देखने हैं। तो आपने देखा कि भाई दूसरे भाव में 28 अंक आ रहे हैं, 7वें भाव में 27 अंक आ रहे हैं, 8वें भाव में 29 अंक आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब हम ये लमसम यही माने कि भाई 25 से तो ऊपर आना ही चाहिए किसी भी, और कहीं 28 के आसपास है, बहुत बढ़िया। आपको बिल्कुल भी बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और इनमें विशेष रूप से 7वां और दूसरे भाव सर्वष्टक वर्ग अंक का विचार करना है। और एक बात और, 7वें भाव में मान लीजिए 25 से कम अंक भी हो जाते हैं सर्वष्टक वर्ग, लेकिन आपका दूसरा भाव बहुत ज्यादा बली है, 36 पॉइंट, 37 पॉइंट्स, तो फिर वो विवाह संबंध विच्छेद नहीं होगा, संबंध टूटेगा नहीं। कारण, क्योंकि दूसरा भाव हमारे प्रॉमिसिंग होने की भी बात करता है और दूसरा भाव हमारे कुटुंब की भी बात करता है। तो साथ रहना आज सबसे बड़ा यही एक टफेस्ट कह सकते हैं। जब मिलन हो रहा है तो पति अलग रहना चाह रहा है, पत्नी नहीं कि हम ज्यादा दिन अब साथ नहीं रह सकते। ये वाली कमजोरी जो है वो दूसरे भाव से देख रहे हैं। क्लियर? तो दूसरे भाव से काफी ज्यादा आकलन किया जा सकता है कि भाई साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमारा कुटुंब। क्लियर हो गया? एक समाज में, क्योंकि लग्न का अर्थ है कि भाई मैं इस जातक को क्या मानता हूं। अब इसमें एक चीज हम और ऐड करेंगे कि जातक अपने पार्टनर को क्या मानता है। इसीलिए विवाह के समय आप चंद्र कुंडली पर भी विचार करेंगे। क्लियर? अब जैसे पुरुष जातक की कुंडली है तो हमने चंद्र कुंडली से विचार किया। चंद्रमा अपने घर में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, इससे 7 भाव में गुरु बैठे हुए हैं। हालांकि गुरु नीच के, लेकिन नीच भंग राजयोग में आ रहा है वो। और फिर हमने देखा शुक्र यहां से 11वें भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में, इनकम सोर्सेज हाउस में स्वग्रही होके बैठे हुए। तो फिर हमने महिला कुंडली, इनकी जो भार्य है उनकी कुंडली पर विचार किया, तो उनकी कुंडली जो है कर्क लग्न, कर्क राशि की है। क्लियर हो गया? तो ये काफी हद तक चंद्र कुंडली दोनों की एक समान जान पड़ती, इसलिए हम चंद्र कुंडली का विशेष रूप से मिलान करते हैं। क्लियर? क्योंकि बाकी के डिविजनल चार्ट तो पराशरी पद्धति में जब तक एक्यूरेसी ना हो तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब बार बार यही बात चलती गई, नवमांश मिला लो, नवमांश मिला लो। शायद मुश्किल से ऐसे लोग जिनको समय का एकदम सही सटीक अंदाजा हो, क्योंकि हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म हुआ है, ठीक है, हमें लगता है कि डॉक्टर ने पूरा ध्यान रखा होगा, लेकिन कई दफा डिविजनल चार्ट्स हमारे हैं 3 मिनट 2 मिनट के अंतर से बदल जाते हैं। पता लगा बच्चे का जन्म हो गया है, उसके बाद दूसरे का कागजी कार्रवाई में थोड़ा समय लग गया, बाहर आते आते थोड़ा डिले हो गया, हमें पता नहीं लगा अंतर तब तक, और वो 5 मिनट बीत गए। तो हमने जो डिविजनल चार्ट बनाए वो सारे गलत हैं। तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि सबसे ज्यादा पुष्टि आप नवमांश पर या किसी भी डिविजन चार्ट्स पर ज्यादा विश्वास तभी करें जब आप जन्म समय के बारे में एकदम श्योर हैं। नहीं तो मैंने वही बताया कि ज्यादातर लोग जो परसेंटेज के हिसाब से बात करें आज, यानी जो पुराने समय में जिनका जन्म हो चुका है, आज वो प्रौढ़ हैं, युवा हैं, वो एक्यूरेसी का ध्यान अगर नहीं रखा हुआ उन्होंने, परसेंटेज की बात करें तो कम से कम 60% लोग ऐसे हैं उनको लगता है कि यार 10:30 बजे जन्म है। जहां भी ये इस प्रकार के फिगर आपको मिलते हैं 11 बजे जन्म हुआ है, तो वो चार्ट में नवमांशा या डिविजनल चार्ट गलत होगा ही होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पर 5-6 मिनट के फेर से ही चार्ट बदल रहा है, कई बार 2 मिनट के फेर से ही नवमांश बदल रहा है। तो नवमांश पर कब जाना है? नवमांश पर तभी जाना है जब आप सही हैं, और जब आप पता लगा आपका जन्म समय उसने बोला 11 बजे, आपने नवमांशा से सारी हिस्ट्री निकाल दी और पूरा कैलकुलेशन करी, सब गलत है, उसका कोई अर्थ नहीं है फिर, क्योंकि नवमांश में फिर लग्न बदल जाएगा आपको। तो ये आपको बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि नवमांश का तभी इस्तेमाल करें या डिविजनल चार्ट्स का तभी इस्तेमाल करें जब आप जन्म समय पर एकदम श्योर है। नहीं तो सबसे बढ़िया, इसी कारण से सर्वे सर्वा कौन सी पद्धति है? भृगु पद्धति, भृगु संहिता। वो डिविजनल चार्ट्स की बात, मैंने बहुत हावी होकर दूसरे चार्ट्स की बात ही नहीं करता है वो, कि दूसरे चार्ट, वो हर चीज को लग्न चार्ट से ही निकालने की बात करता है। तो मैं भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप डैम श्योर नहीं है या आपने इस प्रकार का करेक्शन नहीं किया है,
समय का आपने कुछ देखा, नवमांशा पे स्टडी किया, अगर आपने करेक्शन किया है खुद से तो ही आप नवमांशा पर विचार करें या दूसरे डिविजन चार्ट पर विचार करें, नहीं तो आपको सब कुछ लग्न चार्ट से ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो वहां आपकी कैलकुलेशन को कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता है। पता लगा हमने 1 साल अध्ययन किया और किसी पुराने बुजुर्ग ने बता दिया कि आप तो 10 मिनट पहले पैदा हुए थे, सारे डिविजन चार्ट बदल गए, क्या फायदा। इसीलिए पूरी बड़ी कैलकुलेशन इससे करें। इसने जो कह दिया, यकीन करिए अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं, इसने जो कह दिया वो होगा ही होगा, सिर्फ उसकी पुष्टि हम नवमांशा से करते हैं। क्लियर? तो यहां तक आई थिंक हमने क्लियर कर लिया। पुरुष कुंडली शुक्र पर विचार, महिला कुंडली बृहस्पति पर विचार, सप्तम अष्टम द्वितीय भाव सर्वष्टक अंक। क्लियर? तो इसके अंक हम निकाल लेंगे, कितने कितने अंक हमें मिल रहे हैं। फिर हम चंद्र कुंडली में, महिला कुंडली की भी चंद्र कुंडली और पुरुष में भी जो चंद्र कुंडली है वो हम देखेंगे, किस प्रकार से स्थिति कहां बन रही है, कौन सी राशियों में बैठे हुए हैं, तो वो काफी हद तक क्लियर कर देगा। उस चंद्र कुंडली से सप्तमेश देख लीजिए आप, दोनों के, महिला और पुरुष के, तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि विवाह बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब हम जाते हैं डिविजनल चार्ट के ऊपर, लेकिन श्योरिटी होने पर ही जाना है, नहीं तो उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यह है आपका D9 नवमांश कुंडली का लग्न देखना है आपको, लग्नेश देखना है, बृहस्पति देखना और चतुर्थ भाव देखना है। अगर आप श्योर हैं एकदम समय के लिए कि एकदम श्योर, इसमें कोई ज्यादा से ज्यादा कुछ सेकंड का अंतर हो सकता है, लेकिन 1 मिनट से ज्यादा अंतर नहीं है, तो फिर आप नवमांशा या डिविजन चार्ट पर जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखना है, लग्न, कर्क लग्न है, और अगर आप इसकी बात करें तो यहां पर कर्क राशि भी है। क्लियर हो गया? चंद्रमा वहीं बैठे हुए हैं, तो ये इनके चतुर्थ भाव में आ गए। और फिर हमें क्या देखना है, लग्न लग्नेश, लग्नेश चतुर्थ भाव में आ गया, यानी काफी ज्यादा अच्छे शुभ चिन्ह दिख रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया आदर्श की कल्पना हम कर ही नहीं रहे। अगर आदर्श की कल्पना करेंगे तो फिर हम संसार के लायक नहीं है, फिर हम परलोक के लिए हैं, हम फर्स्ट क्लास के लिए हैं, लेकिन संसार के लिए तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ही मान रहे हैं हम अपने आप को। तो ये फेवरेबल पार्ट मिल रहा है कि कर्क लग्न है, चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जहां पर वो काल पुरुष की कुंडली में वो अपने घर में उसको आनंद आता है, वहां बैठे हुए हैं। फिर हम इसमें और क्या विचार करना है हमें, बृहस्पति और चतुर्थ भाव। बृहस्पति कहां बैठे हैं, बृहस्पति नवमांश कुंडली में बैठे हैं लग्न में ही। क्लियर होगा? चाहे वो फिर महिला की बात हो, पुरुष की बात हो, नवमांश में वो थोड़ा सा बदल जाता है। वहां पर हम बृहस्पति, जिसको हम शुभ हॉली वाटर मानते हैं, गंगा जल मानते हैं, और इसका बलि होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम प्रॉमिसिंग रहते हैं, वादा पूरा करते हैं। बृहस्पति धर्म के मामले में एकदम पक्के हैं। क्लियर? कि हमने जो कह दिया सो कह दिया, अब हम डिगेंगे नहीं। तो गुरु यहां उच्च की राशि में है। क्लियर? वो यहां भी हालांकि नीच भंग था गुरु यहां का, लेकिन फिर अगर इसको भी हम D9 चार्ट से क्रॉस एग्जामिन करते हैं तो वो नीच भंग हो गया है, क्योंकि वो गुरु उच्च का हो गया है D9 चार्ट में। बहुत बढ़िया, D9 चार्ट ने गुरु का नीच भंग करवाया। फिर गुरु किस राशि में बैठा है, कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि में बैठा है, कर्क राशि क्या लग्नेश का मित्र है, यह विचार करना है। अभी तो यहां सौभाग्य से वो लग्न में ही बैठा हुआ है, माने जिस राशि में गुरु बैठा है वो लग्न में ही बैठा है, लग्नेश मित्र है। क्लियर हो गया? गुरु और ये लग्नेश दोनों मित्र हैं, बहुत बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन आ गए, यानी विवाह बहुत अच्छा माना जाएगा, निर्दोष विवाह है। जो कमी है वो यही है, मैंने आपको बता दी। वो यहां से भी देखी जा सकती है कि भाई चंद्रमा हेल्थी मूड में है, लेकिन उसको परेशान करने वाला एक वायरस बैक्टीरिया साथ में आ गया है, डिजीज कह लीजिए आप इसको। तो सुख में कौन खलल डाल रहा है, राहु, चंद्रमा पर ग्रहण लगा रहा है वो। तो इस कारण से भाई शुक्र की राशि है, एक स्त्री प्रधान ग्रह की राशि है, चंद्रमा भी यहां पर अपने आप को, चंद्रमा तो सभी का मित्र है, लेकिन एक राशि का भी खुद का नेचर होता है जो प्लैनेट को पसंद होता है। तो चंद्रमा को इस राशि का नेचर काफी हद तक पसंद है, चंद्रमा फेवरेबल मूड में बैठा है, लेकिन राहु इसको परेशान करने आ गया है। इस कारण से मैंने बताया
जो जातक है उसके पार्टनर में हेल्थ इश्यू रह सकते हैं, उसके सुख में खलल डाल रहा है। हम सामान्यतः ये बात सीधा ऐसे बोल देते कि भाई राहु बैठा है, तुझे विवाह का सुख नहीं मिलेगा, फिर वो और घबरा जाएगा। अरे जब यहां पर शुक्र स्वग्रही आ रहा है, यहां पर सप्तम भाव में ग्रह उच्च का है, तो कैसे उसको सुख नहीं मिलेगा? सुख तो निश्चित रूप से उसको मिलेगा। लेकिन हमने ये जो बात बताई है कि भाई सुख पार्ट में राहु बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा मजबूत होकर यहां बैठा हुआ है, लग्नेश चतुर्थ भाव में मजबूत होकर बैठा है, तो इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। यानी कुछ ऐसे ही है कि भाई मेरा अपना खुद का घर है, सारे कागजात मेरे नाम पर है, लेकिन एक उस मकान में कोई ऐसा अनाधिकृत व्यक्ति बैठा है जो बार बार खलल जरूर डालता है, लेकिन वो ऑन पेपर वो मेरे नाम पर ही है, मेरा ही बल है उस घर में। तो कुछ ऐसा सही है कि विवाह अच्छा चलेगा, लेकिन ये बैक्टीरिया, ये वायरस या कोई डिजीज इस प्रकार की खलल डालता रहेगा, संबंध विच्छेद नहीं होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम मुख्य मुख्य बिंदु ये देखेंगे। लग्न देखना है, लग्नेश देखना है, बृहस्पति की स्थिति देखनी है। बृहस्पति जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति क्या लग्नेश का मित्र है, यह विचार करना है। तो विवाह बहुत लंबा चलता है, लंबा मतलब आजीवन वो उसी पार्टनर के साथ ही रहता है। चतुर्थ भाव, देखिए चौथे भाव से हम अंदाजा लगाते हैं सुख का किसी भी चार्ट में, लेकिन ये डिविजनल चार्ट वाले सेक्शन में कब आए हैं हम? जब समय एकदम सटीक है। किसी भी डिविजनल चार्ट में, चाहे वो नवमांश की बात करें, सप्तांश की बात करें, किसी भी डिविजनल चार्ट में जो सुख की बात है वो हम चतुर्थ भाव से ही देखेंगे। क्लियर हो गया? चतुर्थ भाव से ही उससे संबंधित विषयों का हमें सुख मिलेगा। तो वो यहां समझ में आ गया कि चंद्रमा बली होके बैठा हुआ है, लेकिन राहु ने भी यहां पर एक रोड़ा अटकाया हुआ है। वो मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार की सुख में खलल है। लेकिन घर किसके नाम पर है? भाई परमानेंट अलॉटमेंट है फोर्थ हाउस का, तो वो तो परमानेंट जमीन चंद्रमा की है वो फोर्थ हाउस, तो उसमें चंद्रमा को कोई हिला नहीं सकता है। लेकिन आप फिर भी ये रहता है यार इस घर में इसको क्यों हमने रखा हुआ है इसको, तो ये प्रकार का खलल रहेगा। तो पार्टनर को हेल्थ इश्यू रह सकते हैं। D9 में बृहस्पति राशि स्वामी, D9 लग्न संबंधी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने काफी हद तक आपको विवाह के बारे में, दोनों की कंपैटिबिलिटी के बारे में, कैसा संबंध रहेगा बताने का प्रयास किया। हालांकि गृहिणी के लिए हम चंद्रमा कौन से भाव में बैठा है ये भी विचार करते हैं, वो बहुत लंबा विषय हो जाएगा उस पर भी, कि भाई चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, आठवें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, तो ये अलग अलग सब विषय होते हैं। गृहिणी यानी जो घर की लक्ष्मी मानी जाती है। अब आधुनिक परिवेश में उसकी परिभाषा बदल भी सकती है कि भाई नहीं महिला बाहर जाएगी और पुरुष घर पे काम करेगा, वो बदल भी सकता है, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। लेकिन एक हमारा जो पुराना एंशिएंट सिस्टम ये कहता है कि भाई दोनों की अलग अलग विशेषता है। मुझे मेरी माता के उस नर्चरिंग केयरिंग नेचर के कारण ही मैं इतना बली हो पाया, मुझे इतनी अच्छी नैतिक मूल्य मिले। तो माता का स्वभाव एकदम अलग है जो गृहिणी या हाउसवाइफ के रूप में जचता है। इसी प्रकार से मुझे इंतजार रहता है मेरे पिता कब घर आते हैं दफ्तर से, ऑफिस से, उनका एक अलग मैलेफिक, उनकी शेल्टर कह लीजिए, उनका मुझे उसका भी जरूरत है। दोनों का अलग अलग बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया? बाय डिफॉल्ट कस्टम करके हम क्या चेंजेस ला रहे हैं वो एक अलग चीज है कि सर मैंने कुछ उसको कस्टमाइज कर दिया, मैंने चेंज कर दिया उसमें, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो यही कहती है कि भाई मुख्य रूप से गृहिणी को कहीं ना कहीं दूसरे भाव के साथ, चतुर्थ भाव के साथ, पंचम भाव, नवम भाव के साथ ऐसे संबंध अगर बनते हैं गृहिणी के चंद्रमा के या लग्न के साथ, तो बहुत अच्छा होता है। बाकी और बहुत चीजें हैं, ये इसको हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में डिस्कस करने के प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।